वेलकम बैक नादरीन। पिछले दिनों आपने दो इंटरेस्टिंग वाक़यात समुंदर से जुड़े सुने होंगे, जिनमें रिसेंटली अभी एक वाक़या एक सबमर्सिबल समुंदर की तह में जाती है टाइटैनिक को मलबा देखने के लिए, और वहाँ पर 5 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो बहरहाल उस वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि आपको एक सेपरेट वीडियो में टाइटैनिक का भी इस सेपरेट से सारा कुछ बताएंगे कि क्या वाक़या पेश आया था आखिर इस टाइटैनिक के साथ। और इसमें एक कोइंसिडेंस ऐसा भी पेश आता है कि इस सबमर्सिबल के अंदर सवार 5 लोग, उनमें से एक इंसान ऐसा भी था कि जिसके ग्रैंड पेरेंट्स इसी टाइटैनिक शिप के अंदर, इसी समंदर के अंदर, इसी मकाम के ऊपर डूबे थे। तो खैर आइए जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि 1200 दिनों में तैयार होने वाली इस टाइटैनिक शिप को सिर्फ 3 घंटे लगे डूबने में। तो आइए इस केस को बारी बारी अनफोल्ड करते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके इसके अंदर जो बड़े बड़े क्लेम्स किए गए कि ये शिप अनसिंकेबल है, इसको कोई भी ताकत डुबा नहीं सकती, ये ऐसी तैयार करता है कि ये डूब ही नहीं सकती। और वो 3 घंटे जो क़यामत और कर्ब की तरह रहे उन 1500 मुसाफिरों के लिए जो इस बदकिस्मत टाइटैनिक में मौजूद थे। वाइट स्टार लाइन कंपनी ने इस बहरी जहाज़ को तैयार किया था और कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इस चीज़ को लेके बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने पब्लिक के सामने आके ओपनली कहा था कि ये शिप अनसिंकेबल, लेकिन इसके सफ़र के 2 दिन के बाद ही इस शिप को आइस वार्निंग मिलना स्टार्ट हो गई थी। यानी कि वार्निंग ये थी कि उस रास्ते के ऊपर, उस रोड के ऊपर जहाँ से इससे गुजरते हुए अमेरिका पहुँचना है, वहाँ पर बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद है। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए तैयार था और इस वक्त अटलांटिक ओशन बेहद पुरसकून था और दूर दूर तक कोई भी किसी किस्म का तूफ़ान आने का कोई इम्कान नहीं था। अब ज़रा बात कर लेते हैं इस जहाज़ की। 269 मीटर्स लेंथ में और 50 मीटर से भी ज़्यादा इसकी हाइट थी इस बहरी जहाज़ की, यानी कि उस ज़माने का सबसे बड़ा बहरी जहाज़। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ी थी उस ज़माने के अंदर $750 मिलियन, यानी कि आज के $400 मिलियन। अब इतनी ज़्यादा कॉस्ट की वजह से इसको दुनिया का सबसे महंगा और लग्जरियस जहाज़ कहा जाने लगा। यानी कि इन शॉर्ट इसके अंदर इतनी ज़्यादा सहूलियात थी कि अगर इसको एक चलता फिरता दुनिया का महंगा तरीन शहर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। महंगे टिकट्स, पब्लिक के अंदर एक्साइटमेंट, मीडिया के अंदर एक्साइटमेंट, लेकिन किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इसने अपने पहले सफ़र में बहरे ओकियानूस में जाके गर्क हो जाना है और अपने साथ एक अंदाजे के मुताबिक 1500 कीमती जाने भी ले डूबनी है। अब दोस्तों, इस इतने बड़े जहाज़ ने अपने बहुत सारे टेस्ट भी पास किए और टेस्ट पास करने के साथ ही अपना पहला सफ़र साउथहैम्पटन से स्टार्ट किया, जो कि इसका सफ़र साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ था। इस शिप का अमला VIP मुसाफिरों को एंटरटेन करने में मगन था और शिप का अमला इस बात से बेखबर था कि आने वाले चंद लम्हे उनके लिए किस कर्ब और क़यामत जैसे बनने वाले हैं। अब इस टाइटैनिक शिप की टॉप के ऊपर एक क्रूज नेस्ट के नाम से जगह बनी होती है, जिसमें मौजूद होता है एक फ्रेडरिक फ्लीट नामी बंदा, जिसका काम होता है समुद्र के अंदर आने वाली रुकावटों को मॉनिटर करना। अब उस दिन मूनलाइट की कमी की वजह से और मौसम ऐसा ख़राब था कि इसकी आंखें प्रॉपर काम नहीं कर रही थी और साथ ही साथ इसके पास कोई भी दूरबीन नहीं थी कि जिसकी मदद से ये सामने आने वाले इस आइसबर्ग को देख पाता, और इसने बहुत ही लेट इनको इन्फॉर्म किया। अब रात के ठीक 11:39 पे एंड सामने जब इसको आइसबर्ग नज़र आता है तो ये सिग्नल के थ्रू शिप के कैप्टन को इन्फॉर्म करता है। उनको इन्फॉर्म करता है कि हमारी शिप एक जियोइकल साइज़ के आइसबर्ग की तरफ बढ़ रही है। अब इस शिप के कैप्टन स्मिथ ने ऑर्डर दिया कि इस शिप को फ़ौरन से मोड़ा जाए, यानी कि लेफ़्ट की तरफ टर्न लिया जाए, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है और अगले ही मिनट में यानी कि 11:40 पे ये शिप जाके टकरा जाती है उस आइसबर्ग के साथ। अब स्टार्ट पे तो इस कोलिजन को बिल्कुल ही नॉर्मल लिया गया, लेकिन देखते ही देखते इस कोलिजन ने तमाम क्रू मेंबर्स के रोंगटे खड़े कर दिए। अब बेसिकली इस शिप के अंदर 16 पोर्शन में हल डिवाइडेड था, जिसमें अगर 4 हिस्सों में पानी दाखिल हो भी गया तो ख़तरे की बात नहीं थी, लेकिन ये कोलिजन इतना बड़ा था कि पानी 6 हिस्सों के अंदर दाखिल हो चुका था। रात के 12 बजे जाके कैप्टन स्मिथ ने रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान कर ली कि अब ये अनसिंकेबल जहाज़ भी डूबने को है। अब क्रू मेंबर्स ने फ़ौरन से SOS सिग्नल्स भेजे, इस उम्मीद से भेजे कि ताकि आसपास मौजूद कोई भी जहाज़ उनकी मदद को आएगा, और साथ ही कैप्टन स्मिथ इस शिप के अंदर मौजूद तमाम पैसेंजर्स को एवैक्यूएट करने का ऑर्डर भी दे देते हैं कि पैसेंजर्स को एवैक्यूएट किया जाए शिप से इन लाइफ बोट्स की मदद से। प्रोटोकॉल के मुताबिक औरतों और बच्चों को प्रायोरिटी के साथ पहले बिठाया गया और साथ ही पैसेंजर्स ने इस कोलिजन को इतना नॉर्मल लिया कि पहले उतरने वाली तमाम लाइफ बोट्स आधी खाली नीचे उतरी और शिप में मौजूद काफ़ी सारे लोग नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे और उनका मानना था कि ये तो डूब ही नहीं सकती, ये तो अनसिंकेबल शिप है। अब देखते ही देखते तमाम कंपाउंड्स में पानी दाखिल होना शुरू हो गया
और पानी दाखिल होने की वजह से ये शिप वहाँ पर टिल्ट होना स्टार्ट करती है और यहाँ पर मुसाफिरों ने रियलाइज़ किया कि ये शिप अब डूब सकती है। तो ज़बरदस्त क्यास हो गया और पैनिक में लोग इधर उधर भागना शुरू हो गए। रात के 1 बजे पानी कंपाउंड्स के अंदर इतना दाखिल हो चुका था कि शिप का अगले वाला हिस्सा, जिसको हम वो कहते हैं, वो पानी के अंदर मुकम्मल डूब गया और इसी वजह से शिप का पिछला हिस्सा पानी से उठ गया। अब जब जहाज़ इतना टिल्ट हुआ तो लोगों के अंदर हड़बड़ी मच गई और वो एक दूसरे से लड़ने लग गए इन लाइफ बोट्स के अंदर बैठने के लिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि शिप के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी और जिसका मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ 1200 लोग सवार हो सकते हैं, जबकि अभी तक शिप के अंदर 1500 लोग मौजूद थे। अब इस अनसिंकेबल शिप को 3 घंटे भी नहीं लगे डूबने में और 1500 लोग इस शिप के साथ ही डूब के मर गए, जबकि जिनको तैरना भी आता था उनकी डेथ हाइपोथर्मिया की वजह से हो जाती है। कहा यह जाता है कि शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ आखिर तक अपने व्हील के ऊपर ही खड़े रहे थे। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था गोली मार के अपने आप को। RMS कार्पेथिया नाम का एक जहाज़ पहुंचता है इस टाइटैनिक शिप की मदद के लिए, लेकिन वो पहुंचता है 3:30 से 4 बजे के दरमियान, यानी कि पूरा 1 घंटा लेट, और उसको वहाँ पर डेड बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ये जहाज़ उन लोगों को बचाने में कामयाब हो जाता है जिन्होंने अपनी जगह बना ली थी उन लाइफ बोट्स के अंदर, जो कि करीब 500 से 700 लोग थे। अब यहाँ पर इस शिप के एक्सीडेंट से जुड़े बाकी भी फैक्चुअल चीज़ें होंगी, लेकिन एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि आखिर क्यों इस शिप ने अपनी स्पीड को हाई लेवल पे मेंटेन किया हुआ था, यानी कि आइसबर्ग की वार्निंग मिलने के बावजूद भी इसने ज़रा सी भी अपनी स्पीड को कम नहीं किया। उसकी एक वजह ये बताई जाती है कि इनको कंपनी के मालिकान की जानिब से ये आर्डर था कि आपने 7 दिनों के बजाय 6 दिनों के अंदर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ताकि हम दुनिया के सामने कह सके कि हमारी शिप लग्जरियस भी है, सबसे बड़ी भी है और टाइमली आपको अपनी मंजिल पे भी पहुंचा देती है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि कैसे शान और शौकत के साथ ये अनसिंकेबल शिप अपने सफ़र का आगाज़ करती है और सिर्फ 3 ही घंटों में अपनी बदकिस्मती के साथ इस बहराए ओकियानूस में गर्क हो जाती है। तो ये थी दोस्तों टाइटैनिक की कहानी। यहाँ पर क्लिक करके जाने कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसे पेश आई, और यहाँ पर क्लिक करके जाने कि टाइटैनिक के मलबे को देखने वाली एक सबमर्सिबल सबमरीन के साथ कैसे हादसा पेश आया, लीबिया से इटली जाने वाले इस जहाज़ के साथ क्या वाक़या पेश आया। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैच यू लेटर।